आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या पढ़ना है आप लोगों को। फर्स्ट क्लास है, सबसे पहले आप जानिए कि आपके पास पेपर कौन कौन सा है, ठीक है। किस पेपर को किस नंबर से जानते हैं, यहाँ पेपर को नंबर से डिनोट किया जाता है। तो बीकॉम आप लोग तो पुराने वाले शिक्षा नीति में लास्ट वाले हैं, आपके बाद पूरा नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो एनईपी के अंदर सिलेबस चलेगा, तो आप लोग सबसे लास्ट वाले सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं सेमेस्टर 3 में बीकॉम में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर नंबर। सबसे पहला है पेपर नंबर 331। आपको मालूम होना चाहिए 331 किसको डिनोट करता है। ये 3 जो है वो सेमेस्टर को कॉमर्स सब्जेक्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कॉमर्स। आपका कॉमर्स का कोड ही 3 है। आर्ट्स में 3 से शुरू ही नहीं होगा, आर्ट्स में किसी और से शुरू होता है, जैसे हिस्ट्री का किसी और से, उसी तरह कॉमर्स का कब किससे शुरू होता है? 3 से। 3 कॉमर्स का डिनोट करता है, ये 3 सेमेस्टर को डिनोट करता है और ये 1 पेपर को डिनोट करता है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? 331। आप जब अपने पेपर को देखेंगे तो नाम नहीं भी रहेगा तो याद रखना है कि कॉमर्स में 3rd सेमेस्टर का पहला पेपर, कॉमर्स में 3rd सेमेस्टर का पहला पेपर ये है, और पहला पेपर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो पेपर है ह्यूमन, पूरा लिख ही देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ इसको HRM बोलते हैं, HR। ये कोर पेपर है, याद रखना। कोर मतलब समझते हैं, ऑनर्स पेपर है ये आपका। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। क्या सिस्टम है? 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल, याद रहेगा। पहला पेपर आपका पहला ऑनर्स पेपर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका एग्ज़ाम होता है तो एज पर पेपर होता है ऑनर्स पेपर। जैसे इसमें सेमेस्टर 2 में पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, क्योंकि पहला पेपर वो था। इसमें पहले एग्ज़ाम किसका होगा? HRM का। 332, देखो ये दोनों सेम चल रहा है, खाली ये बदल रहा है। यानी कॉमर्स के तीसरे सेमेस्टर का दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर आप लोगों का है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। ये भी आपका कोर पेपर है और ये भी आपका कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। तीसरा 333 बड़ा डेंजर पेपर है, नाम है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट, इसी को आप इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, समझ गए। इसमें सारा पेपर टफ है, सेमेस्टर 3 का सारा पेपर टफ है, इजी नहीं है। पढ़ते जाओगे रिवीजन का मौका तो मिलेगा ही नहीं। कोर्स ख़त्म हो जाए वो बड़ी बात है, रिवीजन साथ ही साथ करते जाना है। डायरेक्ट टैक्स ये भी कोर पेपर है, कितने नंबर का? 100 नंबर। सेम कॉन्सेप्ट, 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल। मतलब इसमें कोर पेपर मतलब ऑनर्स पेपर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। कितना ऑनर्स पेपर है? 3। 1 और 2 में 2 ऑनर्स पेपर था, अब 3 रहेगा सब में। वो तो इजी था, आप लोगों को थोड़ा बैलेंस अपने आप को बनाने के लिए दे दिया, इजी पेपर दिया था। उसमें कुछ नहीं था, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल था। देख लो, सेमेस्टर 1 में एक अकाउंट्स था, बाकी बिजनेस लॉ था। इसमें एक अकाउंट्स था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें ये अपने आप में मुसीबत वाला पेपर है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, पूरा कंपनी का अकाउंटिंग पढ़ना है। और ये तो भाई किसी को भी बोल दोगे कि इनकम टैक्स, तो दिमाग तो किसी का सनक जाता है। तो ये अपने आप में मुसीबत, ये थ्योरी पेपर है, लेकिन ऐसा थ्योरी लिख नहीं पाओगे, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पीछे से मिलता जुलता नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? जैसे बिजनेस लॉ एक नया चीज़ था आपके लिए, उसमें लिखना बहुत मुश्किल होता था, हाथ रुक जाता है कि क्या लिखें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईजी था, क्योंकि इसमें पढ़ना था सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, जो कि पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ आइडिया था तो सब लिखा गया। लेकिन इसमें पढ़ना पड़ेगा तभी लिख पाओगे, क्योंकि वर्ड अलग लगाएंगे। ये 3 ऑनर्स पेपर है, कोई दिक्कत है? चौथा पेपर आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको मिलेगा 334, क्योंकि 2 ऑप्शन है, या तो बिजनेस इकोनॉमिक्स या तो बिजनेस मैथमेटिक्स है, समझ गए। तो हमको नहीं लगता है कि बिजनेस मैथमेटिक्स कोई देगा। अगर कोई दे दिया कॉलेज तो तुम लोग नैया तो डुबा देगा एकदम, क्योंकि 2 पहले से न्यूमेरिकल पेपर है और फिर मैथ डाल दिया। मैथ मतलब समझते हो, साइंस वाला मैथ रहता है, यहाँ पे लिमिट्स पढ़ना होता है, ठीक है। तो वो साइंस वाला मैथ कोई कॉलेज नहीं देता है, क्योंकि जानता है कि ये दोनों ऑलरेडी मुसीबत है। तो सारा कॉलेज आपको यही देगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर ऑप्शन दिया चुनने के लिए तो आप यही चुनिएगा, मैथ मत चुनिएगा।
समझ गए, क्योंकि दो न्यूमेरिकल पढ़ने में बहुत टफ लग जाता है, इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स से रख देते हैं और साथ ही BMT है, दोनों में से कोई एक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ज़रूरत उसका नहीं है। आपको क्या रखना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स रखना है। ये इलेक्टिव कोर्स है, इलेक्टिव पेपर है। ये भी कितने नंबर का, 100 नंबर का, 80 एक्सटर्नल 20 इंटरनल। और 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, एंड ह्यूमन राइट्स, ये भी आपका कौन सा पेपर है, फाउंडेशन कोर्स है। अच्छा, फाउंडेशन कोर्स कितने का होता है, फाउंडेशन कोर्स कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, 40 एक्सटर्नल और 10। ये जो होगा ना, ये सारा ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। जैसे आप अभी, हाँ ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे अभी आप बिजनेस इन्वायरमेंट का दे रहे थे, इन्वायरमेंटल स्टडी का दे रहे हैं ना, तो इन्वायरमेंटल स्टडी जैसे लिखेंगे वैसे सेम ही रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सही जवाब देना है। लेकिन लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछेगा, भारत के संविधान से सेक्शन पूछ देगा कि कौन से धारा में राष्ट्रपति का चयन हो सकता है, तो आंख बंद करके मारा जा सकता है, ये तो संभव नहीं है। अगर मारिएगा तो भैया लटका देता है इधर। राष्ट्रपति का चयन कौन से धारा में होता है, यही तो पढ़ना है कंपटीशन वाले को, बेचारे को। किसका, सबका, कहीं नहीं। आपके कॉलेज में तो खैर जानते हो कॉलेज की पढ़ाई का दुर्दशा क्या है, तो हम लोग कॉलेज की बात नहीं करते। वैसे अब मेरा सवाल है कि अब इतने से आप क्या कब पढ़ाइएगा, आप लोगों का सवाल होना चाहिए ना कि कौन कौन सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। तो टेंशन नहीं लो, सारा देख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, सारा देख लेंगे। अभी हम लोग 4 का फ़ी लेते हैं आपसे, ये हम फ्री में आपको दे देंगे, क्योंकि इसका चूँकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ गया, तो इसका क्या करना है, पिछले 4 साल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें 1 साल में 40 क्वेश्चन, 4 साल का जो पीछे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग लाइव यूट्यूब के, ये यूट्यूब पे क्लास होगा, लाइव यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन लेके बीच बीच में 15-15 दिन के अंदर बीच बीच में गैप देके 160 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। समझ गए, 160 क्वेश्चन। कुछ आप अपने से भी कीजिएगा, ये मत बोलिएगा सर आप गारंटी लिए हैं इसका गारंटी नहीं, इसका वारंटी भी नहीं, वारंटी से नीचे वाला चीज़ है कि हम आपको बताते हैं कि इसका भी हम करवा देंगे। 160 क्वेश्चन तो हम कंप्लीट करवा देंगे, बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो और करवा देंगे, लेकिन ये 4 पेपर हम करवाएंगे, ठीक है। उसमें भी ध्यान दीजिए, इधर सारा कंडीशन समझा देना होगा। ये पेपर ऑनर्स पेपर, ये एकदम श्योर होगा, ये श्योर होगा, ये श्योर होगा। ये टाइम बचेगा तब होगा, नहीं बचेगा तो आपको खुद से करना होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ़ नहीं। कभी कभी जल्दी एग्ज़ाम ले लेता है तो फिर लगता है कि सर आप बोले थे आप इकोनॉमिक्स पढ़ाए नहीं, और फी काट देता है सब बच्चा। तो फी कितने का लिया जा रहा है, फी कितने सब्जेक्ट का लिया जा रहा है, 3 का। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, फ्री है, कि चलो तुम लोग को कुर्बान कर दिया इतना हम, ये दोनों आपका फ्री रहेगा। कोई दिक्कत, अब ये मत सोचना कि बाहर का कोई बच्चा डायरेक्ट आके ये वाला पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या, हाँ ये, हाँ 1,000 नहीं, 1,000 नहीं है इसका, 1200। इसका सबसे ज़्यादा इसका इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स अपने आप में बड़ा पेपर है, सबसे ज़्यादा फीस का है, ठीक है। 1,000 इसका, 1,000 इसका, 1,700 इसका है, ये दोनों तो फ्री है। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ़। अब हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे कि रूटीन कैसा रहेगा पढ़ाई का, कैसे पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट। हम तो चाहते हैं कि एक ये थ्योरी पेपर हमेशा चलता रहे। न्यूमेरिकल में एक पेपर अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक पेपर स्टार्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी का बैलेंस लेके चलेंगे। और 10 से 15 दिन के बाद हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत लंबा चलेगा, उसको लेके चलना ही पड़ेगा। और कोशिश हम लोग का रहेगा कि 1 से 1.5 घंटे का क्लास आप लोग का अरेंज कर दिया जाए। संडे में स्पेशल, संडे में भी आप लोग का छुट्टी नहीं रहेगा, स्पेशल क्लासेस रहेंगे संडे में, क्योंकि कोर्स टाइम पर कंप्लीट करना है। इसको लिखिए, फिर हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। अब हम लोग एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर पढ़ना क्या है। ये तो नाम हो गया सब्जेक्ट का। सबसे पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी होता है मानव संसाधन, इसका मतलब होता है वर्कर।
या एम्प्लॉई बोल सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है वर्कर या एम्प्लॉई। वर्कर को मैनेज करना है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। अब बताओ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स या वर्कर। अगर वर्कर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। वर्कर से रिलेटेड क्या डिसीजन लेंगे? ये एक अलग फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। जब आप MBA कीजिएगा या मैनेजमेंट कीजिएगा तो एक अलग फील्ड है, HR इसको बोलते हैं, HR मैनेजमेंट, शॉर्ट में HR मैनेजमेंट बोलते हैं। ये अलग दुनिया है। अच्छा आप लोगों को बताइए, जितने लोग सर्विस में होते हैं सरकारी नौकरी में, कैसे पता चलता है सरकार को कि वो कब रिटायर होंगे, कितना पेंशन मिलना चाहिए, कितना दिन छुट्टी लिए? मान लीजिए कि स्कूल के टीचर हैं, 9th के टीचर है, क्लास 9th में, और झारखंड के किसी कोने में किसी स्कूल में ड्यूटी है उनकी, और 4 दिन छुट्टी मना दी है, तो झारखंड सरकार 4 दिन का सैलरी काट के उनको भेजता है या पता भी नहीं चलता है? ऐसा क्या टेक्निक लगा रखा है कि उसको हर चीज़ जानकारी मिल जाता है, कब कौन रिटायर कर रहा है, कब कौन रिटायर कर रहा है, किसका पेंशन कब से स्टार्ट होगा, या वर्कर खुद बताता होगा? झारखंड पुलिस देख लीजिए, कितने लोग हैं पूरे झारखंड में? झारखंड पुलिस की संख्या 4 लाख 5 लाख लोग। 5 लाख बहुत कम बता दिए। फिर भी अगर 5 लाख झारखंड पुलिस में जवान काम कर रहे हैं तो सरकार को कैसे मालूम किसका सैलरी बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, किसका एडवांस है, किसका प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा है, कौन रिटायर कर रहा है, किसका पेंशन है? कोई तो देखता होगा इसको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने एम्प्लॉई हैं उसको कौन देखता होगा? भारत में जितने आर्मी के जवान हैं, कैसे पता चलता है सरकार को कि कौन कहाँ पोस्टेड है? कोई शहीद हो जाता है, देखते हैं, सही पट्टा लग के सही एड्रेस पे आ जाता है उसका जवान। ऐसा क्या करता होगा? कोई टेक्निक होगा सरकार के पास अपने वर्कर से रिलेटेड रिकॉर्डिंग करने का? वही टेक्निक कहलाता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपको डिसाइड करना है कि वर्कर आएगा कहाँ से। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि कंपनी को 4 वर्कर चाहिए, 4 मार्केटिंग का बंदा चाहिए, तो कंपनी कुछ अपने नहीं जाएगी, कंपनी HR डिपार्टमेंट को भेज देगी कि हमको 4 मार्केटिंग का एक्सपर्ट बंदा दीजिए। HR डिपार्टमेंट 4 मार्केटिंग का बंदा खोज के लाएगा, जैसे भी फॉर्म भरा के लाए, एग्ज़ाम दिला के लाए, जैसे भी लाएगा खोज के लाएगा और कंपनी को देगा। यानी वर्कर लाने से लेके उसको ड्यूटी लगाने तक, उसके रिटायरमेंट तक, उसके पेंशन तक का सारा काम किसके अंदर आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा क्या लगता है वर्कर लाने का ही है? ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग कैसे देंगे, डेवलप कैसे करेंगे उसको, ये सारा काम किसका होता है? HR मैनेजर का होता है। अच्छा प्रमोशन कैसे होना चाहिए, कौन तय करता है प्रमोशन होगा कि नहीं होगा किसी का? कौन तय करता है? HRM। HR डिपार्टमेंट आपका पूरा खाका रखता है, पूरा डिटेल रखता है, और उसी से पता चलता है कि आपका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब HR डिपार्टमेंट का काम है, सब HRM का काम है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम है किसी इंडस्ट्री को चलाने में। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वर्कर से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड नहीं है तो समझिए बिजनेस नहीं चल पाएगा। किसको प्रमोशन देना चाहिए, हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, आपको कैसे रिकॉर्डिंग कीजिएगा? उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? HR डिपार्टमेंट काम करता है, ये पूरा रिकॉर्डिंग रखता है। तो हम लोग उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में। इसमें इसका पहला चैप्टर आप पढ़े हुए हैं। पहला चैप्टर कंपनी का रिकॉर्डिंग क्या होता है, इशू ऑफ शेयर पढ़े है ना, फर्स्ट चैप्टर वही है। लेकिन उसके बाद का अमालगमेशन ऑफ कंपनी, जब 2 कंपनी आपस में मिलती है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया 2 कंपनी थी, दोनों अलग अलग ना था, वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, दोनों आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे कॉर्पोरेट में। होल्डिंग कंपनी कॉर्पोरेट में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, किसी शेयर का वैल्यू कैसे लगाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बंद होगी तो कैसे करेंगे, कॉर्पोरेट में। तो कंपनी से रिलेटेड जितने लेन देन होते हैं सब यहाँ पे पढ़ेंगे। पर इनकम टैक्स में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स में कि एक व्यक्ति जब कमाता है, इनकम जनरेट करता है तो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। तो कितने हेड होते हैं इनकम के, बता सकते हैं कितने तरह से इनकम होता है? इस दुनिया में इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके सर, हज़ारों तरीके। उसमें से सारे तरीके, जितने भी तरीके से आप इनकम कमाते हैं, चाहे गलत तरीका हो चाहे सही तरीका हो, उस सारे तरीक़ों को सरकार 5 हेड में बांटती है। ठीक से ध्यान दीजिएगा,
इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जितने तरीके हो सकते हैं, जितने तरीके, कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई लूट के कमा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। जैसे भी आप पैसा कमाते हैं उसको सरकार कितने कैटेगरी में बांटती है? 5 कैटेगरी, 5 हेड ऑफ इनकम। इनकम के 5 हेड होते हैं और वो पाँचों हेड आपको इसके अंदर पढ़ना है। बस 5 जो हेड है, 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। पाँचों हेड में कैसे टैक्स लगेगा। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको सैलरी इनकम आता है। दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर से किराए से इनकम आता है, समझ गए। तीसरा इनकम आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम जनरेट करते हैं। चौथा होता है कैपिटल गेन इनकम, पूंजीगत लाभ, ज़मीन बेच के कमा रहा है, सोना बेच के कमा रहा है, शेयर बेच के कमा रहा है। और पाँचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो 4 हेड में नहीं समझ में आया उसको उठा के कहाँ डाल देना है? अदर सोर्स। जुआ खेल के कमाया तो जुआ खेल के सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है नहीं। तो जुआ खेल के अगर पैसा कमा रहा है तो वो चला जाता है अदर सोर्सेज में। अच्छा चोरी करके कमाया तो? चोरी करके, अच्छा मर्डर करके कमाया तो? अदर सोर्सेज में। अच्छा मर्डर करके कमाएगा तो सही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि तुम जैसे कमाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पाप है पुण्य है उससे कोई मतलब नहीं। तुमने पैसा कमाया ना तो तुमको भैया क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। बाकी तुमको कानून क्या बोलता है वो तुम समझो। मर्डर करके कमाया तो क्या होगा? आईपीसी के सेक्शन में जाओगे ना, जेल। इंडियन पिनल कोड में तुम जाओगे, लेकिन इनकम टैक्स तुमको छोड़ देगा। इनकम टैक्स बोलता है पैसा कमाया ना, जैसे भी कमाया टैक्स तो पहले, समझ गए। पाप से कमाए पुण्य से कमाए टैक्स तो बाद में। तुम्हारा दूसरा कानून जो है तुम्हारे साथ क्या करेगा उससे हमको मतलब नहीं। हमारा कानून तुमको छोड़ देगा। कोई दिक्कत है? तो हम लोग इसके अंदर 5 हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के बिना या कॉमर्स अधूरा, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स के बिना कॉमर्स अधूरा। अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ना है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स को यूज़ करके एक बिज़नेस अपना डिसीजन कैसे लेता है। इकोनॉमिक्स को यूज़ करके एक मैनेजमेंट अपना डिसीजन कैसे लेगा, वो हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। हम लोगों को डिमांड पढ़ना है, सप्लाई पढ़ना है, कुछ 2-3 टॉपिक मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, सब नया चीज़ इसके अंदर है। और ये तो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान पढ़ना है। और संविधान में यहाँ कुछ नहीं, इसका सिलेबस ही नहीं डाला है। प्रॉब्लम यह है कि इसका सिलेबस नहीं डाला है। बोल देता है ना कि नीति निर्देशकता तो पढ़ना है, धारा 1 से लेकर 45 तक पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन रिपीट करता है, क्योंकि एक बार कोई भी टीचर जो सेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके टीचर भी नहीं मिलते हैं। तो जो सेट कर दिए क्वेश्चन वही रोटेट करते रहते हैं वो लोग, उसी को से क्वेश्चन डाल देते हैं और वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन आता है। तो ये है 5 सब्जेक्ट का डिटेल। और कल के क्लास में, कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट पेपर ये, ठीक है। इसी के अनुसार हम लोग क्लास लेंगे। पहले ये और कॉर्पोरेट, ये दोनों पढ़ाएंगे। तो हम लोग रूटीन में जो कॉर्पोरेट होगा तो कॉर्पोरेट से स्टार्ट करेंगे, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे एज पर रूटीन। रूटीन में मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट ही होना चाहिए मंडे को। तो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? देखिए